स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, इसका नाम है विज्ञान एजुकेशन। तो दोस्तों, अब तक हम पिछले वीडियोस के अंदर कक्षा 6 की यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, आगे भी बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? पिछले जो पार्ट के अंदर हमने संख्याएं चालू कर दी थी, जिसके अंदर हमने भाज्य अभाज्य संख्याएं, सम विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के या भाजकता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, अब ये नियम भी अधिकतर जो बड़े स्तर के जो विद्यार्थी हैं वो यूं सोचते हैं कि डायरेक्ट 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 7 का, 9 का, 11 का सारे विभाज्यता के जो नियम है डायरेक्ट होंगे। लेकिन इनमें भी अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। वो ऐसे देखो आप, पहला तो आधार है आपके इकाई स्थान के अंक के आधार पर। कुछ विभाज्यता के नियम ऐसे होते हैं जो इकाई का अंक देखते हैं और उसके आधार पर विभाजन करते हैं। जैसे आप 2 का विभाज्यता का नियम ले लीजिए। ये क्या कहता है? देखिए, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, जैसे सम संख्या, आप सम संख्याओं की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में देखी। वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर हमने देखा था कि जो भी संख्या, जैसे आप देख लो, आप 2, 4, 6, ये जितनी भी संख्या है, इनके अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब, जिन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाएगी? आपके 2 से विभाजित संख्या है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आती है आपके 10 का विभाज्यता। अब कोई सोच रहा होगा 2 से सीधा 10 पे, भैया उस आधार पे, संख्या के आधार पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इकाई स्थान के अंक के आधार पर। तो आप देखोगे 10 से विभाज्यता के अंदर यहाँ पर किसी, अब आप 10 का पाठ देखा भैया? सभी ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। जो छठी क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी लगभग 10 तक के पढ़े टेबल याद करा देते हैं टीचर्स। तो वहां पर आपने देखा होगा 10, 20, 30, 40। तो सभी आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी, इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। ठीक है, शून्य हो या कम से कम एक गुणनखंड किससे हो? विभाजित हो 10 से। यानी कि उसके अंदर कम से कम एक बार तो 10 का भाग जाना ही चाहिए। कम से कम कितनी बार? कम से कम एक बार तो 10 का भाग जाना चाहिए। दूसरी बार में जाओ बनी मत जाओ, लेकिन एक बार तो जा रहा है, इसका मतलब विभाज्य। ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए? जैसे आप देखो 20 के अंदर आप 10 का भाग लगाओगे, पीछे शून्य है, तो कहने का मतलब कितनी बार में चला गया? 2 बार में चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इकाई का अंक देख रहे हैं हम, या तो 0 होगा या कम से कम उसका एक गुणनखंड क्या हो? 10 से विभाजित हो। ठीक है, अब आप देखोगे तीसरे प्रकार का, इसमें 5 का पारा देखा सभी ने? 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आप जितनी भी देखोगे संख्याएं, 5, 10, 15, 20, फिर 25 और फिर 30, इन सब चीजों में आप देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या है? इकाई अंक की जगह पे 5, यहाँ इकाई अंक की जगह पे क्या है? 0। यहाँ क्या है? 5, यहाँ क्या है? 0। यहाँ क्या है? 5 और यहाँ क्या है? 0। यानी कि संख्या के अंत में यदि 0 या 5 नजर आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कौन किससे विभाजित है? आपके 5 से पूरी तरह से विभाजित है। तो अब दूसरी प्रकार का, यहां तक हमने 3 संख्याओं का पढ़ लिया कि 3 प्रकार का विभाजन कैसे? इकाई स्थान के अंक के आधार पर। किस किस का? 2 का, 10 का और 5 का हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रकार का जो विभाजन कैसे हो रहा है, अंकों के योग के आधार पर। कि कुछ ऐसी संख्याएं रहती है जिनकी जब हम विभाज्यता का या भाजकता का नियम पढ़ते हैं तो वहां पर किस आधार पे? योग के आधार पे। किस किस का होता है? पहला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखिए आप, 3 की विभाज्यता का नियम। यदि संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अब जैसे आप बोलोगे 9, तो इसके अंदर संख्या ही कितनी है? एक ही संख्या है, और वो कौन सी है? 9। और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी कि उसके अंदर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी हो, जैसे आप क्या ले सकते हो? 18 के अंदर 1 और 8 को आप जोड़ोगे, क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है सर। फिर उसके बाद में आप 27 ले लेते हो। ठीक है, 27 के अलावा और कौन सी संख्या ले सकते हो आप? 6 और 9 को ले लीजिए। जैसे 6, 69 ले रहे हो आप, 6 और 9 को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। क्या 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है? क्या बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब संख्याओं का योग करेंगे और वो योग किससे विभाजित हो? 3 से, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 2 प्रकार से हमने विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। पहला तो हमने अंकों के आधार पर, फिर हमने योग के आधार पर देखा। योग के आधार पर हमने 3 का विभाज्यता का नियम समझ लिया था।
ठीक, अब उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं ये सारे। तो 9 की विभाज्यता क्या होती है, 6 की विभाज्यता कैसे होगी, 4 की विभाज्यता कैसे देखोगे, 8 और 11 और भी कई संख्याएं जिनकी विभाज्यता होती है, लेकिन मुख्यतः अभी आपकी जिससे कक्षा 6 हम लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर ये जो संख्याएं दी हुई इनकी विभाज्यता के नियम दिए हुए हैं, तो इनको समझते हैं। तो आपकी कक्षा 6 के अंदर जो 9 की विभाज्यता दी हुई इसमें बता रखा है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो। जैसे ये संख्या दी हुई है 1827, इसके अंदर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 9, 9 में 2 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 11, 11 के अंदर 7 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, वापस 18, टोटली वो कितना आ रहा है, 18। अब इन 18 को वापस जोड़ते हो आप तो क्या आ रहा है, 1 और 8 को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, वापस 9। क्या 9 का भाग 9 में देने से वो विभाजित हो रही है क्या, हाँ हो रही है सर। तो फिर यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब सभी अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से। तो हमने जोड़ के देख लिया। ठीक ठीक इसी प्रकार से 6 की विभाजिता जब हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि संख्या 2 व 3 से अलग अलग प्रकार से विभाजित हो। जिससे मैंने आपको गुणनखंड जब किए थे, जब मैंने आपको बताया था कि 6 बराबर में क्या आ रहा था आपके 2 इंटू 3, तो इन दोनों से अलग अलग प्रकार से आपकी क्या होनी चाहिए, वो विभाजित होनी चाहिए। 216 के अंदर देखो लो आप, क्या ये 2 से विभाजित हो रही है, क्या आप बाकी देखे देखोगे आप तो 2 दाए 10, 1 हासिल का ये यानी कि पूरा भाग जरा 2 का। क्या 3 से विभाजित हो रही है, क्या 3 सते 21 और 3 दूनी 6, यानी कि 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब कि ये 216 संख्या जो है ये 6 की विभाज्यता को दर्शाई, इसको हम दर्शा सकते हैं 6 की विभाज्यता को इसमें। ठीक है, अब 4 की विभाज्यता में क्या हो जाएगा, यदि संख्या के इकाई व दहाई के संयुक्त रूप से बना अंक। अब ये संख्या लिख रखी है मैंने उदाहरण के तौर पे, इसके इकाई और दहाई क्या है, इकाई और ये दहाई, इनकी इकाई और दहाई के संयुक्त रूप से जो बना अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि ये जो 12 है ये 4 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या 12 का 4 में पूरा पूरा, 4 के अंदर 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, हाँ सर बिल्कुल जाता है। तो 12 के अंदर जैसे 4 का भाग दोगे 3 बार में जा रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित है। तो और या फिर क्या होनी चाहिए कंडीशन, इकाई व दहाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 40 ले लो आप, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है आपके, ये आ रहा है। या फिर आप ले सकते हो 1204, 1204 के अंदर क्या आ रहा है, दहाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या इकाई व दहाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, उस अवस्था में भी 4 का विभाजिता का नियम लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 से विभाजिता का नियम हमने देख लिया। अब 8 की विभाजिता का नियम देख लो आप। अब बस इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ इकाई दहाई था, अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, आपके सैकड़ा भी जुड़ जाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क है। जैसे मान लो पहले हम 4 के नियम में क्या देख रहे थे, केवल 80 देख रहे थे। अब 80 को ना देखते हुए क्या देखोगे आप, 480 को देखोगे। ठीक है, अब 480 के अंदर आप किसका भाग दोगे, ये 480 क्या 8 से विभाजित हो रही, क्या 8 का पाड़ा बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ठीक, और पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, इसमें भी सेम चीज हो यारी कि तीनों के स्थान पे क्या हो, या तो 0 हो। ठीक है, तभी भी एक चांस है आपके क्या है कि पीछे, यानी कि तीनों के स्थान पे 0 से मतलब इकाई के स्थान पे भी 0 हो सकता है, तो भी एक बार 8 का विभाजन संभव है। दहाई के स्थान पे भी 0 हो तो भी एक बार क्या हो, उसके अंदर विभाजन संभव है। और सैकड़े के स्थान पे भी 0 हो तो उसमें भी विभाजन संभव है। ठीक है, जैसे आप 16,000 ले लो, इसके अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखा जाए तो तीनों स्थान पे पहले पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो तीनों स्थान पे 0 तो हम आगे की संख्या को देखेंगे। फिर इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है, पीछे 0 आ रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 8 का भाग पूरा पूरा इसमें जा रहा है। क्लियर, तो अब यहां तक हम समझ चुके हैं 8 के विभाजन के जितने भी नियम है वो सारे। ठीक है, अब 11 की विभाजिता थोड़ी सी चेंज है दोस्तों। यहाँ क्या हो रहा है, यदि संख्या के सम व विषम अंकों के योग का अंतर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो। कैसे, ये संख्या लिख रखी। अब इसके अंदर आप देखोगे सम और विषम को कैसे देखोगे दोस्तों, आप देखो ये यहाँ पर सबसे शुरुआत हम करते हैं। तो पहले मान लो ये कौन सी संख्या है, विषम, पहली संख्या है। तो इसको मान लिया आपने सम, फिर इसको मान लिया आपने विषम, फिर इसको मान लिया आपने सम, फिर आपने इसको क्या मान ली, विषम। तो कहने का मतलब 3 एक छोड़ के एक हम मानते हैं ना सम विषम को, जैसे 2 4 6 एक छोड़ के एक मान लो। ऐसी ये सम है, विषम मान ली, तो ये क्या होगी, ये विषम होगी, वापस ये विषम होगी, और ये दोनों क्या हो रही है, एक प्रकार से सम हो रही। तो कुल मिला के चाहे इसको बीच वाली को मानो चाहे उधर वाली को मानो, कुल मिला के क्या रहेगा, एक छोड़कर एक। इसका कहने का मतलब क्या है नियम का, एक छोड़कर एक संख्या आपको देखनी है। अब इनके अंदर जैसे क्या करोगे आप,
जैसे 5, 3 और 7 को एक साथ ले लो तो 7 + 3 + 5 कितने हो रहे हैं आपके 15, ठीक। और 2 + 2 कितने हो रहे हैं, 2 + 2 आपके हो रहे हैं 4। अब ये 15 में से 4 को घटा दो, क्या आ रहा है आपके 11। ये जो 11 आ रहा है दोस्तों, क्या ये 11 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। अब चूंकि ये 11 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, आपके 11 से विभाजित होगी। अब यहां साथ में अगर ऐसी ही कोई संख्या ले लो कि इस प्रकार से अंतर निकालने पर उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी भी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने सारे विभाज्यता के नियम पढ़ लिए, ठीक है। उसके बारे में हम, उसके सारी चीजों के बारे में हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और अब आगे हम जो पढ़ना जा रहे हैं वो है सार्वगुणज एवं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सार्वगुणज और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको समझते हुए चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। आइए देखो, सार्वगुणज में क्या होता है, वे संख्याएं जिनमें प्रयुक्त, उपयुक्त, उपस्थित जो भी लिखना चाहो सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 12 ले लो आप, 24 ले लो, मैंने तीनों एग्जाम्पल लिखे आपको, 36 ले लो, 3 संख्या मैंने लिख रखी है। इनके अंदर 3 व 4 दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो आप कैसे जा रहा है, 3 के पहाड़े में भी 4 बार आता है 12, 4 के पहाड़े में भी 3 बार आता है 12। यानी कि ये ऐसी संख्या है जिसके अंदर 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 4 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 क्या है, 3 व 4 का सार्वगुणज है। इसी प्रकार से 24 के अंदर आप देखो 3 का भाग कितनी बार में जाता है, 8 बार में, और 4 का भाग कितनी बार में जाता है, 6 बार में। भले अलग अलग बार में जाता हो लेकिन जाता तो पूरा पूरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 भी 3 व 4 का सार्वगुणज है। क्लियर। और ऐसे आप कितनी संख्या ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो, आप यहाँ 8 का ले लो, 8 का ले लो आप, 8 और जैसे 8 और किसका ले सकते हो आप, 10 का ले लो, 8 और 10 दोनों के लिए 80 हो जाएगा सार्वगुणज। जो 8 के पहाड़े में भी आ रहा है उसमें भी देखो तो 80 के अंदर 8 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 80 में 10 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इसमें। अब ये तो बात करिए हमने सार्वगुणज की, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके अंदर अन्य जो भी संख्याएं उसमें वहां आपको क्वेश्चन में दी हुई है उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग अलग अलग देखे तो, यानी कि 3 का भी देख रहे हैं तो हम अलग रूप में पूरा पूरा भाग जा रहा है और 4 का भी अलग रूप में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पूरा पूरा भाग जाए क्या कहलाएगी, उसके लिए सार्वगुणज कहलाएगी। ठीक। अब सेकंड बात करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो, ऐसा गुणनखंड या ऐसा खंडन, ऐसा खंडन, खंडन से मतलब इस प्रकार से तोड़ना संख्याओं को कि लास्ट में जब उनको हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से गुणनफल रूप में, तो उसके अंदर जो संख्या है वो कौन सी प्राप्त हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जैसे हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, वो क्या था, वो ये था कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके अंदर एक तो स्वयं का भाग जाए और एक किसका भाग जाए, जैसा था एक का भाग जाए, उसके अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो आप देखो, ठीक, यहाँ 18 को पहले मैंने 2 × 9 में लिखा, तो यहाँ 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 9 अभाज्य संख्या थी क्या, नहीं, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है। लेकिन फिर जब मैंने इसको 2 × 3 में तोड़ा तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ना 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, और दूसरा 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 × 3 × 3। और साथ ही साथ में आगे देखो आप 24 के अंदर, 24 में भी क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 3। तो ये सारी कौन सी संख्या हो गई आपके, अभाज्य संख्या है, जिनके अंदर या तो स्वयं का भाग जा रहा है या सिर्फ किसका भाग जा रहा है, एक का भाग जा रहा है, उसके अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो हम इसके अलावा और कोई से एग्जाम्पल लेना चाहो आप, 27 का ले लो, जैसे मान लो 27 को आप कैसे लिख सकते हो, देखा जाए तो 3 × 3 × 3। भाई 3 का जो घन होता है क्या होता है, 27 होता है, तो हमने क्या लिख दिया, 3 × 3 × 3। अब क्या ये तीनों संख्या अभाज्य है क्या, बिल्कुल है सर। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नया टॉपिक जो है महत्तम समावर्तक क्या होता है, जिसके अंदर हम इसका और इसका प्रयुक्त करते हैं, इन दोनों चीजों को यहाँ प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद में लघुत्तम समावर्तक हम आगे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में ना हो पाए तो अगले वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें हम महत्तम समावर्तक क्या होता है। ठीक है,
तो एक चीज तो मैं यहाँ पर करेक्शन पहले कर दूं कि यहाँ अधिकतर जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम भी क्या होता है आपके, लघुत्तम भी समापवर्तक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये यहाँ पर समापवर्तक ना होकर के समापवर्तीय होता है। ठीक है, जो हम अगले वीडियो में या हो सकता है इसी में पढ़ ले। तो ये दोनों चीजों के अंदर जो पीछे का जो आप सेम कर देते हैं ना, एक तो सबसे पहले इसमें करेक्ट करो, ठीक है, कि लघुत्तम समापवर्तक अलग चीज है और लघुत्तम समापवर्तीय अलग चीज है। कैसे है उसको समझते हैं। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका उपयुक्त या उपस्थित संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 30, 36, 42, ये जो मैंने तीन संख्याएं लिखी है, इन तीनों के लिए महत्तम समापवर्तक क्या है, 6, क्योंकि ये 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जिसका इन सब के अंदर क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। कैसे जा रहा है उसको मैं आपको समझा देता हूं। अब आप देखोगे यहां मैंने लिखा 30, यहां मैंने क्या लिख दिया आपके 36 और यहां मैंने लिख दिया आपके 42। अब हम एक चीज और, जब भी हम गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले हम शुरुआत एकदम से बड़ी संख्या से नहीं करते हैं, शुरुआत सबसे छोटी संख्या से करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो 1 से करना चाहो या 0 से करना चाहो तो उनका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ना तो आप भाग दे पाओगे, ना ही आप उससे उसके अंदर, क्योंकि 1 से भी करोगे 1 का भी भाग दोगे तो वो की भी संख्या आएगी। इसीलिए कम से कम छोटी संख्या क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। ठीक, 2 का भाग यहां पर भी, 2 का भाग यहां पर भी, क्या हो जाएगा आपकी 2 का भाग दिया कितनी बार में, 15 बार में। फिर वापस क्या 15 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा सर, क्या कर देंगे हम यहाँ से, 2 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, 3, तो ये ले ली 3 का 15 में भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है। तो कितनी बार में जा रहा है सर, 5 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया 5। अब क्या 5 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। क्या 4 का भाग जा रहा है, क्या सर नहीं जा रहा, तो 4 से ऊपर बड़ी संख्या कौन सी आ रही, 5। क्या 5 का 5 में भाग जाता है, क्या बिल्कुल जाता है। कितनी बार में जाता है, 1। तो हमें गुणनखंड तब तक करना रहता है हमेशा जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी। तो यहां से आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, ठीक, तो यहां पर आपके गुणनखंड क्या बने आपके 2 × 3 × 5। अब ऐसे ही हम इसको देखते हैं 36 वाले को। यहां आप देखोगे 2 का 36 में भाग दिया, यानी कि 2 एकम 2, 1 हासिल करते लग गया, 16 हो गए। तो क्या हो गए, 2 एकम 2 तो यहाँ हो गया, और 16 के अंदर 2 का भाग कितनी बार में, 8 बार में, 18। फिर से मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। अब मुझे बताओ 2 बार 2 का भाग दे दिया, लेकिन अब 9 आ रहा है, 9 में 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या आएगा 3 का भाग 9 में दूंगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और वापस 3 का भाग 3 में जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है, 1। क्या आप इससे आगे करने की जरूरत है, क्या नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, मैंने जस्ट अभी बताया आपको, 1 आ गया। अब इसको लिखो आप, यहाँ क्या हो रहा है, 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ देखोगे आप 45 वाले में, यहाँ देखोगे 2 का भाग जा रहा है, क्या दोनों संख्याएं देखो, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है पूरी तरीके से। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया। अब 21 के अंदर 2 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता, तो क्या ले लेंगे, 2 से बड़ी संख्या 3 का 21 में भाग जाता है, क्या हाँ बिल्कुल जाता है सर। कितनी बार में जाता है, 7 बार में जाता है। अब 7 के अंदर क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 4 का जाता है, नहीं जाता। 5 का जाता है, नहीं जाता। 6 का जाता है, नहीं जाता। किसका जाएगा, 7 का भाग 7 में ही जाएगा, तो 7 ले लिया मैंने। तो अब आप देखो 2 × 3 × 7। अब आप देखोगे हमने क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उपयुक्त सभी संख्याओं में क्या जाए, पूरा पूरा भाग जाए। तो अब आप देखोगे इनमें से ऐसी कौन सी संख्या नजर आ रही है जिसका इन तीनों ही संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तो आप देखोगे 2 सब में मौजूद, समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद 3 यहाँ पर 1 मौजूद, यहाँ पर 2 मौजूद, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर 1 है तो इधर भी 1 ले लिया। क्या इधर भी 1 3 मौजूद है, क्या हाँ ठीक है मौजूद है। लेकिन यहाँ 7 मौजूद है, यहाँ 7 है, क्या नहीं है। यहाँ 5 मौजूद है तो यहाँ 5 है, क्या नहीं है। तो ये जो 5 और एक्स्ट्रा जो 2 और 3 है, इनको हटाओ। हमारी मेन चीज क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 × 3 दिया हुआ है, तो हमें भी यहाँ से भी क्या लेना है, 2 × 3।
ठीक, यहां से भी क्या लेना है 2 इंटू 3। क्या ये चीज कॉमन आ रही है क्या तीनों में? बिल्कुल आ रही है सर। तो 2 इंटू 3 कितना होता है? क्या 6 आ गया क्या? और ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई क्या? हाँ सर हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या कहलाएगा? महत्तम समावर्तक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?